वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र सिंह। और पिछले कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर को अब आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, फेज डायग्राम, या फिर इसको दूसरे टर्म्स में बोला जाता है इक्विलिब्रियम डायग्राम या कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम। ठीक है, फेज डायग्राम या इक्विलिब्रियम या कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम। तो यहाँ पे इस लेक्चर में थोड़ा सा हम बेसिक डिस्कशन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमेर-रोथरी रूल, कि ह्यूमेर-रोथरी रूल से हम प्रेसिपिटेट से बचेंगे। तो इस बेसिक डिस्कशन में सबसे पहले बेसिक डिस्कशन ऑफ फेज डायग्राम और इक्विलिब्रियम और कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम में सबसे जो पहला टॉपिक ऑफ कंसर्न होगा वो होगा कि हाउ टू टैकल द प्रेसिपिटेशन को कैसे टैकल किया जाए, कैसे उससे बचा जाए। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे ह्यूमेर-रोथरी रूल। क्लियर? उसके बाद ह्यूमेर-रोथरी रूल को पढ़ने के बाद हम एक्चुअली में इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं बेस या पेरेंट मेटल में। तो ये एक प्रोसेस क्या है, एलॉय है। तो हम एलॉइंग के बारे में पढ़ेंगे कि एलॉइंग होता क्या चीज है, एलॉइंग से क्या इफेक्ट आते हैं, क्या एलॉइंग होती क्या चीज है। ठीक है, एलॉइंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जब एलॉइंग की क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे देन हम पढ़ेंगे फेस के बारे में कि फेस एक्चुअल में होता क्या चीज है। ठीक, और फेस के पढ़ने के बाद हम गिब्स फेस रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, और गिब्स फेस रूल को पढ़ने के बाद जस्ट हमारा जो फर्स्ट फेस आएगा वो होगा आइसोमॉर्फस सिस्टम। जो पहला वाला सिस्टम आएगा, पहला वाला जो फेस आएगा वो होगा आइसोमॉर्फस सिस्टम। क्लियर? उसके बाद दूसरे सिस्टम को पढ़ेंगे, दूसरे टाइप को पढ़ेंगे, दूसरे टाइप ऑफ फेस को पढ़ेंगे। दूसरा वाला जो होगा यूटैक्टिक सिस्टम होगा। देन जो तीसरा वाला होगा वो होगा पार्शियल यूटैक्टिक सिस्टम। देन जो फोर्थ वाला होगा वो होगा लेयर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन आखिरी में जो सबसे लास्ट वाला होगा वो होगा आयरन कार्बन डायग्राम। दैट मीन्स आयरन कार्बाइड डायग्राम। आयरन कार्बन, दैट मीन्स आयरन, ये है आपका आयरन और ये है आयरन कार्बाइड डायग्राम के बारे में आपको पढ़ना होगा। और इन पूरे के पूरे डिस्कशन में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा आयरन कार्बन डायग्राम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। बाकी यहां से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता ही बनता है, ऑफ कोर्स यहां से बनता है, लेकिन यहां से 20% बनेगा तो 80% यहां से बनेगा, ये चीज है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए, और यहां पे जाके आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। और इस चैप्टर से कैसे, जब मैं आयरन कार्बाइड डायग्राम आपको पढ़ाऊंगा तो वहां से मैं बताऊंगा कि कैसे हीट ट्रीटमेंट, जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, वो कैसे पिक्चर में आया। अभी यहां पे बताने का कोई फायदा नहीं है कि नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो हीट ट्रीटमेंट कैसे पिक्चर में आया। एक बार मैं इंट्रोडक्टरी बेस पे, जब मैं चैप्टर नंबर 1 से लेके क्रिस्टल से लेके उसके बाद इम्परफेक्शन करा के मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इनहांस या डिक्रीज करा के, उसके बाद उस मटेरियल की केवल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करा के स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म, दैट मीन चैप्टर नंबर 3 में जाके फिर से चैप्टर नंबर, जब ये 4th में पूरे के पूरे चीजों को जब मैंने आपको बता दिया, तो चलो थोड़ा सा इंटरलिंक करते हैं। तो ये आयरन कार्बाइड डायग्राम से यहाँ से हम जनरली बात करते हैं स्टील की। ठीक है, यहाँ से हम जनरली बात करते हैं स्टील की, बट वी नेवर गॉट अ प्रॉपर मटेरियल। हम यहाँ पे प्रॉपर मटेरियल नहीं पा पाते हैं, जैसा कि हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए होती है वैसा हम नहीं पा पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी हीट ट्रीटमेंट कराएंगे, उसको हीट करेंगे और उसकी ग्रेन की स्ट्रक्चर्स को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो बस यही काम करते हैं, इसीलिए हीट ट्रीटमेंट पिक्चर में आया। इसलिए आयरन कार्बाइड डायग्राम को पढ़ने के बाद हीट ट्रीटमेंट पढ़ा जाता है। तो ये है पूरा का पूरा कनेक्शन। तो ह्यूमेर-रोथरी से हम स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमेर-रोथरी रूल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट कंसर्न होगा ह्यूमेर-रोथरी रूल, कि ह्यूमेर-रोथरी ने दिया क्या रूल दिया। तो सबसे पहले ह्यूमेर-रोथरी ने जो सबसे पहले पहला रूल दिया वो दिया रिलेटिव साइज फैक्टर का दिया। जो दूसरा रूल दिया वो दिया इन्होंने केमिकल एफिनिटी फैक्टर का दिया। जो थर्ड नंबर का इन्होंने दिया वो दिया रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर।
क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर। और ये चारों के चारों, ये जो भी फैक्टर, साइज और ये सब, केमिकल एफिनिटी फैक्टर, रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, रिलेटिव साइज, ये सारे के सारे जितनी भी चीजें ये दी गई, ये किसके लिए दिया गया? एक्सटेंसिव सॉलिबिलिटी के लिए दिया गया। इनका जो मेन टारगेट था वो क्या था? सॉलिड सॉल्यूशन। यहां पे सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग आप कर रहे थे, इसमें आपको प्रेसिपिटेट से बचना था। तो उस प्रेसिपिटेट से बचने के लिए इन्होंने ये 4 पैरामीटर दिए कि ये 4 अगर ऐसी कंडीशन होगी तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो मेन एम था वो क्या था? एक्सटेंसिव सॉलिड सॉलिडिबिलिटी को अचीव करना। टू अचीव व्हाट? एक्सटेंसिव सॉलिड सॉलिबिलिटी। कि इनका जो मेन टारगेट था वो ये था कि अचीव करना है एक्सटेंसिव सॉलिड सॉलिबिलिटी को, मतलब प्रेसिपिटेशन बनने नहीं देना है। क्लियर? अब एक लाइन का मीनिंग समझते हैं कि ये जो रिलेटिव साइज है, इसका कहने का मतलब क्या है? रिलेटिव साइज का कहने का मतलब ये होता है कि द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक रेडियाई ऑफ टू एलिमेंट is less than 15%। एटॉमिक रेडियाई की जो डिफरेंस होनी चाहिए वो 15% से क्या होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? वो कम होनी चाहिए। ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये है रिलेटिव साइज का। क्लियर? चलिए, केमिकल एफिनिटी फैक्टर क्या कहता है? ग्रेटर द केमिकल एफिनिटी बिटवीन टू एलिमेंट, दो एलिमेंट में से जिसका बड़ा होगा केमिकल एफिनिटी, ऑफर मोर सॉलिबिलिटी। क्लियर? ये बात कहता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ये रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर। ये क्या कहता है कि एन एलिमेंट ऑफ लोअर वैलेंसी कैन डिसॉल्व मोर एलिमेंट ऑफ अनदर एलिमेंट ऑफ हायर वैलेंसी। कहने का मतलब ये है कि दो एलिमेंट लो, ए और बी, दो एलिमेंट की ही बात हो रही है, यहाँ म्यूचुअल की बात हो रही है, ह्यूमेरॉथरी दो एलिमेंट की बात कर रहा है, ए और बी। ऑफ कोर्स दो एलिमेंट की, एक इसमें बेस मेटल होगा, दूसरा इंप्योरिटी होगा। सपोज दैट ये आपका इंप्योरिटी है, ये आपका बेस मेटल है, जैसे कि ये आपका आयरन है, ये आपका कार्बन है। तो एन एलिमेंट ऑफ लोअर वैलेंसी, सपोज दैट कि इसका बी का जो वैलेंसी है कम है, ठीक है, लोअर वैलेंसी, कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ अनदर एलिमेंट ऑफ हायर वैलेंसी। तो ज्यादा ये डिसॉल्व होगा जो हायर वैलेंसी का एलिमेंट रख रहा होगा, इसके कारण प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन लेके चलना है। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर की बात करते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर कहता क्या चीज है। तो ये कहता है कि आपने जो दोनों एलिमेंट लिया है, ए और बी लिया है, शुड बी सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल। अगर ये बीसीसी है, अगर ये बीसीसी स्ट्रक्चर का है तो ये भी बीसीसी स्ट्रक्चर का होना चाहिए। अगर ये एफसीसी है तो ये भी एफसीसी स्ट्रक्चर का होना चाहिए। दैट सिंपल, ये बहुत सिंपल है। तो चलिए इसके बारे में भी लाइन जो इंग्लिश है वो कोड करते हैं कि ये और बी है, अगर ये एससीपी में है तो ये भी एससीपी में होगा, ये बीसीसी में है तो ये भी बीसीसी में होगा, ये एफसीसी में है तो ये भी एफसीसी में होगा, ये सिंपल क्यूबिक में है तो ये भी सिंपल क्यूबिक, दीज आर ऑल। तो इस तरीके से बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ह्यूमेरॉथरी रूल क्यों अप्लाई होता है? ये इसलिए अप्लाई होता है कि आपको प्रेसिपिटेट नहीं होने देना है। ये सॉलिडिबिलिटी के लिए अप्लाई किया जाता है। क्या इसका मेन रीजन होता है कि हमें एक्सटेंसिव सॉलिडिबिलिटी चाहिए विदाउट एनी प्रेसिपिटेशन। तो ये किस केस में, कैसा अगर केस बने होगा तो आपको एक्सटेंसिव सॉलिडिबिलिटी मिलेगी? जब आपके सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होंगे, जब एटॉमिक रेडियाई का जो डिफरेंस है दो एलिमेंट का वो 15% से ज्यादा नहीं होगा, जब रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर है उसमें एक का वैलेंसी काफी ज्यादा होगा, दूसरे का बहुत कम होगा। मतलब रिलेटिवली अगर ए का वैलेंसी बहुत ज्यादा है तो बी का बहुत कम होना चाहिए, तब इजिली वो आपस में सॉल्युबल काफी इजिली होंगे। और केमिकल एफिनिटी फैक्टर का मतलब ये कि ग्रेटर द केमिकल एफिनिटी, मतलब आपको बिटवीन टू एलिमेंट की, अगर आपने दो एलिमेंट लिए, सपोज दैट फर्स्ट वन इज ये ब्लू वाला ए और बी जो लिया ये रेड वाला लिया, ठीक।
तो ये भी बीसीसी में मस्ट होना चाहिए, मस्ट कंडीशन है, और ये भी बीसीसी में होना चाहिए, मस्ट कंडीशन है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर्स क्लियर। अब एटॉमिक रेडियाई की रिलेटिव साइज की बात करें तो इसकी जो एटॉमिक रेडियाई है और इसकी एटॉमिक रेडियाई है, अगर उनका डिफरेंस आप कर दो तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब आपको एक्सटेंसिव सॉलिड सॉलिडिबिलिटी आपको मिलेगी। सो दीज आर द ह्यूमेरोथ्री रूल। ये ह्यूमेरोथ्री के 4 रूल हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं जनरली। चलिए ये क्लियर हुआ। अब एलॉइंग के बारे में बात करते हैं कि ये एलॉय होते क्या चीज है, एलॉइंग करते कैसे हैं। इन 2 चीजों पे बात करेंगे कि एलॉय एंड एलॉइंग, कि आपको एलॉय के बारे में पढ़ना है कि एलॉय होती क्या चीज है, और एलॉइंग के बारे में पढ़ना है कि एलॉइंग कैसे की जाती है। चलिए, तो मैं सबसे पहले इसको रफ करता हूं, आप पहले इसको नोट करो, फिर से मैं इसको रफ करता हूं और एलॉय एंड एलॉइंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट हेडिंग आपका होगा एलॉय एंड एलॉइंग। एलॉय का मतलब क्या कि एलॉय होता क्या चीज है, और एलॉइंग का मतलब क्या कि आप कैसे एलॉइंग कर रहे हो। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालो एलॉय एंड एलॉइंग। सो एलॉय एंड एलॉइंग, एलॉइंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले एलॉय के बारे में हम स्टडी करते हैं कि ये एलॉय होता क्या चीज है। ठीक है, तो एलॉय का आप डेफिनेशन लिखो। तो ये है डेफिनेशन, इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस हैविंग मेटालिक कैरेक्टर। ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि मेटालिक कैरेक्टर रखता हो, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट से बना हो, आउट ऑफ विच उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट जो आपका होना चाहिए ये मेटल होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है, ये सबसे मस्ट कंडीशन है कि एक एलिमेंट मेटल होना चाहिए और बाकी 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, उतने एलिमेंट की आप क्या कर दो, मिक्सिंग कर दो। क्लियर। तो ये है एलॉय का प्रॉपर डेफिनेशन। इसको और ये कैसे कैरेक्टर का होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट इसका बनेगा वो बनेगा मेटालिक कैरेक्टर का। चलिए, अब आपके पास टोटल कितने टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। एक तो होता है आपका मेटल और एक होता है नॉन मेटल। ठीक है, जो मेटल होता है कंडक्टर होता है, और ये नॉन मेटल जो होता है इंसुलेटर होता है। ओके, और एक जो होता है सेमीकंडक्टर होता है, जो कि किसके किसके बीच में आता है। ये जो सेमीकंडक्टर होगा ना, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है। दैट मीन्स ये इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर दोनों का रोल प्ले करता है, और ये नॉन मेटल के भी कैटेगरी में आता है और मेटल के भी कैटेगरी में आता है। और इस टाइप की मटेरियल को जो दूसरा नाम हम देते हैं मेटालाइट देते हैं। ठीक है, मेटालाइट। तो ये जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा भी होगा, गैलियम, आर्सेनाइड, ये सब सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये सेमीकंडक्टर में आते हैं। ठीक है, तो आपका जो एलॉय बनेगा, आपका एलॉय जो बनेगा, सपोज दैट ए और बी 2 एलिमेंट को आप मिला के एलॉय बना रहे हो। ठीक है, तो ये 3 केस ही बन सकता है, ए बी, या तो इसमें ये भी मेटल हो और ये भी मेटल हो। क्लियर। या फिर इसमें ये मेटल हो और ये नॉन मेटल हो, ये भी क्लियर है। या फिर एक मेटल हो और एक सेमीकंडक्टर हो। एक मेटल तो होना मस्ट कंडीशन है। 1 एलिमेंट इज मेटल, एक एलिमेंट को तो मेटल होना मस्ट कंडीशन है, और बाकी मेटल भी हो सकता है, ये भी सही है, मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है, वो भी सही है, एंड मेटल एंड सेमीकंडक्टर हो सकता है, ये भी सही है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस को बोला जाता है क्या, एलॉय। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है एलॉय। अब एलॉय की ही कैटेगरी में जैसे यहां पे लिखा है मोर नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर आपने ऐड किया तो उसको बोला जाएगा कंपोजिट्स। डन, उसको बोला जाएगा कंपोजिट्स। वहां भी आप एलॉय कर रहे हो, उसमें भी एक मेटल होगा लेकिन बाकी सारे नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पे एक और कंडीशन है एलॉय के केस में। एलॉय के केस में यह है कि 100% ये इनकी मिक्सिंग होनी चाहिए, 100% इनकी मिक्सिंग होनी चाहिए। मतलब जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसमें ए वाला कौन है, बी वाला कौन है। दैट मीन्स सिंगल फेस में वो बनेगा।
और उस सिंगल फेस की स्थिति में आप बोलोगे कि हाँ ये एलॉय है। अगर सिंगल फेस की स्थिति में नहीं बनता है और दो से ज्यादा एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं तो उसको नाम दिया जाएगा कंपोजिट्स का। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल व्हाट, कि अगर ए एलिमेंट हो आयरन और दूसरा हो कार्बन तो इसको आप एलॉय नहीं बोलोगे, इसको आप एलॉय नहीं बोलोगे, चाहे इसको आप स्टील भी नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे कंपोजिट। क्लियर? बट अगर ये मिक्स होके सिंगल फेस में बना लेते हैं और सिंगल फेस में बना के ये क्या बन जाएगा, स्टील, तब आप इसको बोलोगे एलॉय। एलॉय ऑफ व्हाट? आयरन एंड कार्बन। एलॉय ऑफ, आप क्या बोलोगे? आयरन एंड कार्बन। तब आप इसको नाम दोगे एलॉय का। एलॉय का तब इसमें नाम दोगे जिसमें देख ही रहे हो कि एक क्या है आपका, आयरन है। क्लियर? तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। और ये क्या है, 100% सॉल्युबल भी है और सिंगल फेस में भी है, सिंगल फेस में भी है। तो लेक्चर को जो अभी मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया एक बार रिमाइंड करके आप इसको सुनना जरूर, कि यहां पे मैंने आपको एलॉय और कंपोजिट्स में डिफरेंस भी बता दिया। एलॉय का मतलब क्या कि आपका एक मेटल होगा और दूसरा होना चाहिए, एक और दूसरा होना चाहिए, वो चाहे नॉन मेटल हो चाहे सेमीकंडक्टर हो या फिर वो मेटल भी हो। और जब इनकी मिक्सिंग होगी तो 100% ये सॉल्युबल होंगे, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे इसके फाइनल प्रोडक्ट को। और दैट मींस व्हाट, सिंगल फेस में होंगे, तो आप उसको बोलोगे एलॉय। ठीक है, सो एलॉय ऑफ ए एंड बी आप बोलोगे। एंड अगर ये मिक्स होके फाइनल प्रोडक्ट बनता है और फाइनल प्रोडक्ट में भी अलग अलग दिख रहा है, या फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन चार ऐसे एलिमेंट्स को आपने ले लिए जिसमें एक मेटल है और बाकी सब नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर या मेटल और भी कुछ है, मतलब मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, सेमीकंडक्टर भी है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आप लेते हो और उसके बाद जब इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो तो अलग अलग दिखता है, तो इस कंडीशन में आप बोलोगे ना ही उसको एलॉय, ना ही उसको आप बोलोगे कोई एक जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसको कोई नाम नहीं दोगे, उसको बोलोगे आप कंपोजिट्स। या फिर कंपोजिट्स दो के भी मिक्सिंग में बनेंगे। अगर दो ही एलिमेंट लिया जिसमें से एक आपका, कंपोजिट्स में भी एक आपका मेटल होना मस्ट है, कि एक आपने मेटल लिया और दूसरा नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर कुछ भी आपने ले लिया, जब इसका फाइनल प्रोडक्ट बना तो ये 100% सॉल्युबल नहीं रहा, ये अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप ना ही एलॉय बोलोगे ना ही आप उस मटेरियल का कोई नाम दोगे, उसको बोलोगे व्हाट, कंपोजिट्स। तो ये है कंपोजिट्स और एलॉय का डिफरेंस। क्लियर? और एलॉय में एक जो प्रॉपर जो कंडीशन होनी चाहिए कि एक एलिमेंट आपका मेटल होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए अब एलॉइंग, एलॉइंग के बारे में पढ़ते हैं कि एलॉइंग करते कैसे हैं, एलॉइंग की कंडीशंस होती क्या है। मैंने अभी लेक्चर में भी आपको एलॉइंग की कंडीशन बताई है, बट एक बार मैं बिल्कुल तरीके से आपको बताता हूं कि एलॉइंग करते कैसे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा एलॉइंग होगा, इस एलॉय में केवल आईएनजी कर देना है। चलिए, तो एलॉइंग केवल दो पैरामीटर पे निर्धारित किया जाता है। एलॉइंग केवल दो पैरामीटर पे ही, अगर वो दो पैरामीटर सुटेबल हो जाते हैं तो आपका जो मटेरियल है वो एलॉय बन चुका है। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है माय डियर फ्रेंड्स, एलॉइंग करते समय हमें दो चीजों की ध्यान में रखना जरूरी है। पहली चीज ये कि म्यूचुअल डिसोल्यूशन होना चाहिए, म्यूचुअल डिसोल्यूशन आपका होना चाहिए। और दूसरी चीज ये केमिकल रिएक्शन उन दोनों में होना चाहिए। आपने जो दो एलिमेंट लिया है, सपोज दैट आपका जो एलिमेंट है पहला वाला ए है, दूसरा वाला आपका बी है, तो म्यूचुअल डिसोल्यूशन होना चाहिए। म्यूचुअल डिसोल्यूशन का मतलब क्या, ए बी में घुले और बी ए में घुले, ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए इजिली बी में घुलने को तैयार हो और बी ए में घुलने को तैयार हो। म्यूचुअल डिसोल्यूशन इसको बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या कि ए हाईली रिएक्टिव हो बी के लिए और बी हाईली रिएक्टिव हो ए के लिए, ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए हाईली रिएक्टिव हो बी के लिए और बी हाईली रिएक्टिव हो ए के लिए। ए म्यूचुअल डिसोल्यूशन में ए डिसॉल्व, A is ready to dissolve in what B and B is ready to dissolve in what A। तो ये अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो आप इजीली दो एलिमेंट का एलॉइंग कर सकते हो। और एलॉइंग में याद रखना क्या है कि ये जो A चाहे B, A हो मेटल और B हो आपका मेटल, या फिर A हो आपका मेटल और B हो नॉन मेटल, या फिर A हो आपका मेटल
या फिर बी हो आपका सेमीकंडक्टर, या फिर इनका उल्टा कर दो कि ए आपका मेटल, बी आपका मेटल, ए आपका नॉन मेटल और बी आपका मेटल, एंड ए आपका सेमीकंडक्टर और बी आपका मेटल। बट मस्ट कंडीशन क्या है कि एक आपका मेटल होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये है एलॉइंग। सो एलॉय एंड एलॉइंग के बारे में आप अब समझ चुके हो। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय की तरफ चलते हैं कि एलॉय को कितने तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसको आप नोट करिए। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉइंग होगा। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय। क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय के बारे में आप अब हमें देखना है कि एलॉय को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। सबसे पहला जो होगा होमोजीनियस, और दूसरा होगा मिक्सचर। मिक्सचर को मल्टीफेस एलॉय बोलेंगे, और ये जो होमोजीनियस होता है इसको बोलते हैं सिंगल फेस एलॉय। ये अगेन दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, सॉलिड सॉल्यूशन में एंड कंपाउंड्स में, सॉलिड सॉल्यूशन में और कंपाउंड्स में। और ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है, जिसमें फर्स्ट होता है टू और मोर नंबर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, या फिर 2 और मोर नंबर ऑफ कंपाउंड्स, या फिर एक होगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन और एक होगा आपका इसमें कंपाउंड्स। तो इस तरीके के जो बनते हैं उनको बोला जाता है मिक्सचर या मल्टी फेस एलॉय बोला जाता है, और इस तरीके को बोला जाता है सिंगल फेस एलॉय। तो हमारे जो सिलेबस में है सिंगल फेस एलॉय के बारे में, एक्चुअली आप केवल स्टील के बारे में ही स्टडी करते हो, और स्टील दिखने में क्या केवल स्टील की तरह ही तो लगता है। इसमें आयरन के पार्टिकल्स अलग, कार्बन के पार्टिकल अलग नहीं दिखते आपको केवल एक प्रॉपर स्टील दिखता है। दैट मीन्स व्हाट कि आपको केवल सिंगल फेस में दिख रहा है। ये जो स्टील है आपका केवल सिंगल फेस में दिख रहा है, इसमें आयरन और कार्बन को डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। क्लियर? इसीलिए जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वो होगा सिंगल फेस एलॉय के बारे में केवल हमें पढ़ना है, सिंगल फेस एलॉय के ही बारे में पढ़ना है, हमें मिक्सचर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बट ये मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं इसकी जानकारी होना फॉर नॉलेज इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हमारा जो सिंगल फेस एलॉय है, सिंगल फेस एलॉय में 2 पार्टीशन है इसके, एक सॉलिड सॉल्यूशन है, एक कंपाउंड्स है। ठीक है? तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, जरा उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद हम फेस के बारे में देखेंगे, फिर गिब्स फेस रूल के बारे में देखेंगे। तो चलिए, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है, मैं इसको रफ करता हूं। हमारी जो इसी में अंडर द टॉपिक ऑफ सिंगल फेस एलॉय या होमोजीनियस, अंडर द टॉपिक ऑफ होमोजीनियस एलॉय या फिर सिंगल फेस एलॉय, उसमें सॉलिड सॉल्यूशन और कंपाउंड का डिफरेंस देखेंगे कि क्या इनके डिफरेंस होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, कंपाउंड्स किसको बोलते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूं, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए, होमोजीनियस एलॉय में, होमोजीनियस एलॉय हम पढ़ रहे हैं। होमोजीनियस एलॉय, होमोजीनियस एलॉय या फिर इसको क्या बोलते हैं, सिंगल फेस एलॉय। सिंगल फेस एलॉय में हमें सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय के बारे में पढ़ना है और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है? अब ये सॉलिड सॉल्यूशन एलॉयज होते क्या हैं और कंपाउंड्स क्या हैं, इनके बारे में डिफरेंस देखना है कि ये होते क्या हैं, कैसे आप बाइफर्केट कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय एंड कंपाउंड्स का पूरा जो डिफरेंस वाले जो पॉइंट है, मैं सबसे पहले उनको कोड करता हूं। उसके बाद मैं एक ही बार में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं लिखता रहता हूं, समझाता रहता हूं, उससे ये जो इंटरेक्शन है, जो सेशन का, ऑनलाइन सेशन का जो इंटरेक्शन है, उसमें ब्रेक आता है। तो सबसे पहले मैं सारे के सारे डिफरेंस वाले पॉइंट को कोड करता हूं। चलिए, तो इसमें वेट परसेंटेज पे होता है। जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा वेट परसेंटेज पे, कि जो भी मिक्सचर होगी वो वेट परसेंटेज पे होगी। चलिए, अब जरा इनको समझते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय एंड कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, उनके बारे में समझते हैं। तो ये जो सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय जो बनता है, ए और बी 2 एलिमेंट से बनता है, जिसमें एक मेटल होना चाहिए। ठीक है? तो मेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट परसेंटेज,
क्लियर। जैसे आयरन कार्बन डायग्राम में आपने क्या देखा था कि अगर B है आपका कार्बन और A है आपका आयरन, तो इसमें जो कार्बन था जो आयरन में ऐड हो रहा था तो किस रेशियो में ऐड हो रहा था, एक परसेंटेज के बिहाफ में ऐड हो रहा था। तो वेट परसेंटेज की बात होगी कि मतलब इतना परसेंट कार्बन इस आयरन में ऐड हुआ तो ये स्टील बनाया, इस तरीके से परसेंटेज बिहाफ पे बात होगी। और यहीं से फेज डायग्राम आएगा जिसको मैंने ऑलरेडी आपको मिक्स करके आपको बता रखा है। सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग में भी चैप्टर 3 में भी मैंने तीसरे वाले टॉपिक में मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप सॉलिड में सॉल्यूशन करते हैं और एक एलॉय बनाते हैं तो जिसमें उसमें जो इम्प्योरिटी रहती है ये इम्प्योरिटी पे जैसे यहाँ पे वर्क करेगी तो जो आपकी इम्प्योरिटी होगी, जब पेरेंट मेटल में इम्प्योरिटी को आपको ऐड करना होगा तो इम्प्योरिटी का एक परसेंटेज होता है, उसी को बोला जाता है क्या, वेट परसेंटेज। तो ठीक है, मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज विच इज डिफाइंड बाय द वेट परसेंटेज एंड हियर मेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मोलर वॉल्यूम रेशियो। अब ये मोलर वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, सिंपल एक इक्वेशन से आप देखो कि 2H2 प्लस O2 अगर ये है तो ये क्या बना रहा है, 2H2O, मतलब ये वाटर बना रहा है प्लस ये हीट, ये आगे हीट निकाल रहा है। चलो, तो यहां पे क्या है, ये मोलर वॉल्यूम रेशियो। मोलर वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या, ये 2 है, दीज आर व्हाट, मोलर वॉल्यूम रेशियो, ये इसकी बात कर रहा है। अब सेकंड नंबर को देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ठीक है। सेकंड नंबर ये कह रहा है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन सॉल्वेंट कैन बी वेरिएबल, ऑफ कोर्स, कि अगर 0.24% ऑफ कार्बन विल बी एडेड इन व्हाट, आयरन, तो आप 0.8% भी ऐड कर सकते हो, 0.4% भी ऐड कर सकते हो, देयर इज नो एनी लिमिटेशंस, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो सकता है, कोई बात नहीं, बट यहां पे रिमेन कांस्टेंट, यहां पे जो आपको मोलर वॉल्यूम रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर आप इसको 3 कर दोगे, अगर आपने इसको 3 किया तो पूरा इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो यहां पे टोटल 6 तब एटम होने चाहिए ऑक्सीजन के, और यहां पे 6 है, नो नहीं है। अगर आप 3 भी करोगे तभी भी ये बैलेंस नहीं होगा, मतलब अनबैलेंस हो जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। तो आपको 2 ही रखना पड़ेगा, ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि मोलर वॉल्यूम यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है, कांस्टेंट रखना है। चलिए सेकंड वाला लाइन क्लियर। अब यहाँ पे ये है कि कांट एक्सप्रेस बाय फॉर्मूला, हियर एक्सप्रेस बाय ग्रीक लेटर, यस ऑफ कोर्स, आप ग्रीक लेटर से ही आप एक्सप्रेस करते हैं, जैसे अल्फा, फेराइट, गामा। तो ये अल्फा, गामा, ये सब है क्या चीज, ये ग्रीक लेटर है जो कि आप फेस डायग्राम में आप पढ़ते भी हो, आयरन कार्बन डायग्राम में आप पढ़ोगे अल्फा, गामा, ये इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। तो ये अल्फा, गामा, ये सब क्या है, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं। चलो, एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कंपाउंड्स में, कि इट्स एक्सप्रेस बाय एक्सप्रेशन। ऑफ कोर्स ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। इस फॉर्मेट में हम सॉलिड सॉल्यूशन एलॉयज को नहीं लिख सकते हैं, बट कंपाउंड्स को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलिए, अब फोर्थ वाला क्या कह रहा है, कि फोर्थ कह रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन मेल्ट होता है चाहे वो सॉलिडिफाई होता है ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के रेंज को एक फॉलो करता है, इसमें टेम्परेचर का स्केल या तो अप होगा या तो डाउन होगा, बट यहाँ पे वो कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। अब कैसे, अब जरा इसको थोड़ा सा आप ड्रॉ करके देखो, पिक्टोरियल फॉर्म में देखोगे तब वो चीज ज्यादा क्लियर होगी। अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, सॉलिड सॉल्यूशन की बात अगर करते हैं, तो ये है टेम्परेचर स्केल और ये है टाइम स्केल। ये टाइम स्केल रखो आप, और ये है टेम्परेचर स्केल, इसको रखो, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर पे आपने एलिमेंट को लिया तो क्या रहेगा, वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अब उसकी क्या होगी, उसकी कूलिंग होगी, जैसे टाइम के साथ उसकी कूलिंग हो रही है और टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है, ठीक। टेम्परेचर उसका डाउन जा रहा है, और एक यहाँ पे जो फेस जब वो चेंज करेगा, अभी तो ये लिक्विड में है, जब वो फेस चेंज करेगा तो वो इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। इसमें भी देखो टेम्परेचर का डाउनफॉल हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, और उसके बाद फिर से ये सॉलिड, अब ये सॉलिड में जब ये कन्वर्ट हुआ, ये लिक्विड से यहाँ सॉलिड में बदलना शुरू होगा, और यहाँ पे टोटल सॉलिड में बन चुका होगा, यहाँ पे लास्ट लिक्विड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट लिक्विड में रहेगा, उसके बाद इस पॉइंट से अब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा सॉलिड में बन जाएगा, और यहाँ पे जाके वो किस रेंज में आएगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आएगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ये सॉलिड जाके ऐसे आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये सॉलिडिफाई हो रहा है। सॉलिडिफाई का अगर देखोगे, सॉलिडिफाई का अगर ग्राफ देखोगे तो ये इस तरीके से है, और जिसमें टेम्परेचर ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो सॉलिडिफाई भी हो रहा है तो ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, देखो रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक रेंज है, टेम्परेचर का एक रेंज है, ठीक है। या फिर मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट का स्केल कैसा होगा, जस्ट उल्टा होगा, कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से
टोटल लिक्विड में कन्वर्ट होकर मेल्ट हो जाएगा, और ये टेम्परेचर जो होगा हायर होगा, हायर टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग से भी ऊपर होगा। चलो, तो ये किसकी बात कह रहा है? ये बात कह रहा है सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय की बात कर रहा है। अब ये कंपाउंड्स में क्या होता है? कंपाउंड्स का में अगर टेम्परेचर और टाइम के बीच में जो ग्राफ अगर आप देखोगे, इसको भी मैं आपको जब फेज डायग्राम बताऊंगा तो ये मेल्टिंग ग्राफ, सॉलिडिफिकेशन ग्राफ के बारे में काफी इनहांस में, काफी इलाबोरेट करके मैं बताऊंगा, बट यहां पे भी आपको समझना जरूरी है, जिसको मैंने काफी एक्सप्लेन करके आपको समझाया। चलिए, तो ये है टेम्परेचर का स्केल। ओके, क्लियर। अब आपने अपने एलिमेंट्स को लिया, एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है? आपका कंपाउंड है। कंपाउंड को जब आपने लिया और उसको आप सॉलिडिफाई करा रहे हो, सॉलिडिफाई करा रहे हो, तो ये सॉलिड में है, सॉरी ये लिक्विड में है, और अब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिडिफाई का मतलब क्या कि पहले लिक्विड में था, अब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले लिक्विड में है, दैट मींस हाई टेम्परेचर पे है, टी हाई पे है, और उसके बाद और किस कंडीशन में है? लिक्विड कंडीशन में है। उसके बाद अब ये क्या सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो ये लास्ट लिक्विड होगी। इसके बाद जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा, जब ये कन्वर्जन माय डियर फ्रेंड्स हो रहा होगा, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। उसी टेम्परेचर की यहां बात हो रही है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये क्या होगा? कन्वर्जन होगा। टी कांस्टेंट है यहाँ पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कन्वर्जन होगा। उसके बाद जब पूरा का पूरा इस पॉइंट पे आके सॉलिड में बदल चुका होगा आपका कंपाउंड्स, एंड देन उसके बाद फिर से टेम्परेचर को रिलीज करेगा लीनियर में, और ये टी एटमॉस्फेयर को आके अटेंड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट अपने हाथ में कंपाउंड्स को आप ले सकते हो, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है। क्लियर। तो यहाँ लिक्विड से चला, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे टोटल आके ये सॉलिड बन गया। तो ये जो ऐसे ग्राफ चल रहा है, ये कैसा ग्राफ है? ये सॉलिडिफिकेशन का ग्राफ है। इस डायरेक्शन में जो ब्लैक वाला ग्राफ है सॉलिडिफिकेशन का है, और रेड वाला जो ग्राफ है किसका ग्राफ है? मेल्टिंग ऑफ कंपाउंड का ग्राफ है। मतलब सॉलिड से आप चल रहे हो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आपने इस एलिमेंट को उठाया, सॉरी इस कंपाउंड को आपने उठाया, अब हीट देना शुरू किया, तो टेम्परेचर बढ़ाते गए, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये सॉलिड एक वक्त ऐसा आएगा कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ओवरऑल लिक्विड में टोटल कन्वर्ट हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर। तो इस तरीके से ये चौथा पॉइंट ये कह रहा है। क्लियर। तो सारे पॉइंट ये क्लियर हुए, फर्स्ट टू फोर्थ, और यहाँ भी फर्स्ट टू फोर्थ। तो ये डिफरेंस होता है किसमें? सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय में और कंपाउंड्स में। ये किसके अंडर टॉपिक था? ये टॉपिक था होमोजीनियस एलॉय, दैट मीन सिंगल फेस एलॉय। ठीक है, और होमोजीनियस किसके अंडर टॉपिक था? इसके अंदर था क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय के। डन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय अब क्लियर हो चुका है। अब पढ़ते हैं हम फेस के तरफ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये फेस होता क्या चीज है। उसके बाद जब फेस हम देख लेंगे तो फिर अब हम देखेंगे गिब्स फेस रूल के बारे में, और गिब्स फेस रूल से ही आपका ये सारे के सारे सिस्टम्स जितने भी हैं, आइसोमॉर्फस सिस्टम, यूटेक्टिक, पार्शियल यूटेक्टिक, लेयर सिस्टम, आयरन कार्बन डायग्राम, तो ये सारे के सारे गिब्स फेस रूल से क्लियर होने आपको शुरू होंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि ये फेस होता क्या चीज है। ठीक, अब यहां से ये फेस डायग्राम टोटल यहां से स्टार्ट हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालो फेस, कि ये फेस क्या होता है। तो सेम उसी की तरह कि मैं फेस का पूरा जो भी डेफिनेशन होगा, जो भी बातें होंगी मैं लिख दूंगा, तो काफी इजी होता है इंट्रैक्शन करके समझाना। तो चलिए फेस के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनके एक बार कोड करते हैं, फिर से उसको हम समझते हैं। चलिए फेस के बारे में देखते हैं कि फेस होता क्या चीज है। तो फेस के बारे में केवल 3 पॉइंट, फेस के बारे में केवल 3 पॉइंट आपको जानना है। सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, तो चलिए इनका मीनिंग समझते हैं कि ये फेस होता है क्या चीज है। सो ऐसा सिस्टम, द सिस्टम विच microstructural distinct, chemically homogeneous and mechanically separable. Simple. कि the system which microstructural distinct, chemically homogeneous and mechanically separable, ऐसा सिस्टम जो कि माइक्रोस्ट्रक्चरल डिस्टिंक्ट हो। माइक्रोस्ट्रक्चरल डिस्टिंक्ट का मतलब क्या कि आप इसको बाई कंट्रास्ट एंड कलर, बाई कंट्रास्ट एंड कलर आप इसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो। डिस्टिंक्ट मतलब विजिबल बाई कंट्रास्ट एंड कलर। दूसरा केमिकली होमोजीनियस, केमिकली होमोजीनियस का मतलब क्या? 100% वो क्या हो? सॉल्युबल हो, एक दूसरे में म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी की जो मैंने आपको बात बताई थी कि 100% सॉल्युबल हो। नॉट सेपरेबल, कि आप अलग अलग
ऐसे देख के नहीं कर पाओ। जैसे कि एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है, आयरन एंड कार्बन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्टील है। तो आप इसमें अलग अलग देख के ये नहीं बता सकते कि स्टील, अगर सपोज दैट ये आपका स्टील रॉड है तो आप ये नहीं बता सकते कि इसमें ये आयरन है ये कार्बन है, ऐसा नहीं बता सकते। तो केमिकली होमोजीनियस हो, बिल्कुल होमोजीनियस तरीके से मिक्स हो, क्लियर। और मैकेनिकली सेपरेबल, मैकेनिकली सेपरेबल का मतलब क्या कि बाय यूजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप टेम्परेचर एंड प्रेशर को लगा के आप सेपरेट कर पाओ, सेपरेट कर पाओ। अगर आप स्टील ले रहे हो तो टेम्परेचर और प्रेशर का कंसेप्ट लगा के, फंडामेंटल लगा के या कोई मैकेनिज्म लगा के आप आयरन को अलग कर पाओ और कार्बन को अलग कर पाओ, ये चीज। तो ऐसा सिस्टम जो कि बाई कंट्रास्ट या बाई कलर देखा जाए, 100% वो मिक्स हो और उसको टेम्परेचर और केवल प्रेशर ही लगा के उसको बाइफरकेट किया जाए, तो उसको बोला जाता है फेस सिस्टम, ठीक है। सो फेस, अगेन फेस को आप डिफाइन करोगे कि द सिस्टम विच माइक्रो स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट, केमिकली होमोजीनियस एंड मैकेनिकली सेपरेबल। तो इस टाइप की कंडीशंस को आप बोलोगे क्या, फेस। अब चलिए मेटलर्जिकल अगर लैब में हम जाएं, मेटलर्जी के लैब में अगर हम जाएं और किसी भी एक मटेरियल की हम टेस्टिंग जब करते हैं या उसके फेसेस को देखते हैं, तो आपको यूज करना पड़ता है माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैंने बताया कि फेस डायग्राम को जब आप उनके फेसेस को देखोगे या ग्रेन बाउंड्री को देखोगे या उनके फेस डायग्राम को देखोगे जो सर्कुलर सेक्शन में आता है, यानी जो भी मटेरियल साइंस में मेटलर्जिकल लेवल पे फेसेस की जो स्टडी होगी बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप होगी, क्लियर। और केमिकल लैब में जाते हो, केमिस्ट्री के लैब में जाते हो तो वहां पे करते हो टाइट्रेशन, वहां पे नेकेड आई से चीजों को देखते हो। तो वो सब चीजें किसके लिए यूज की जाती है, वो कंपाउंड्स के लिए यूज की जाती है, जो अब मैंने अभी आपको बताया। सॉलिड सॉल्यूशन, एक तो मैंने बताया सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन के एलॉय में आप माइक्रोस्कोप का यूज करोगे और वहां पे कंट्रास्ट या फिर कलर को देख के आप चीजों को पहचानोगे। अगेन आई विल रिपीट दैट कि मैंने आपको होमोजीनियस एलॉय में, सिंगल फेस एलॉय में दो पार्टीशन आपको बताए थे। पहला पार्टीशन आपको क्या बताया था, आपको बताया था सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय, और दूसरा क्या बताया था, कंपाउंड्स। अब सॉलिड सॉल्यूशन जो एलॉय है सिंगल फेस में तो है ही है और सॉलिड है, दैट मीन्स फॉर द एग्जांपल अगर स्टील आप उठा लो तो सॉलिड सॉल्यूशन एलॉय का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको फेस की स्टडी करनी है तो पहला कंडीशन अप्लाई करो, माइक्रो स्ट्रक्चरल डिस्टिंक्ट्स, माइक्रो स्ट्रक्चर्स को, उसको अगर स्टील को में माइक्रो स्ट्रक्चर को अगर ऑब्जर्व करना है तो आप क्या माइक्रोस्कोप पे ले जाके स्टील को रख दोगे। उसके बाद जब देखोगे तो अलग अलग आयरन का अलग कंट्रास्ट नजर आएगा, कार्बन का अलग नजर आएगा। कार्बन का हो सकता है ब्लैक कलर में आए और आयरन का हो सकता है कि दूसरे कलर में आए। तो कलर और कंट्रास्ट से आप बता दोगे कि हाँ इधर आयरन है इधर कार्बन है, इस तरीके से। तो मटेरियल साइंस मतलब क्या, मेटलर्जी लैब। मेटलर्जी लैब का मतलब क्या, माइक्रोस्कोप का यहां यूज हो रहा है। दूसरा क्या कि उसी स्टील को अगर आप देखोगे तो केमिकली होमोजीनियस है, आप 100% आयरन और कार्बन एक दूसरे में क्या है, होमोजीनियस तरीके से बिल्कुल घुल चुके हैं, बिल्कुल सॉल्युबल है। चलिए, और तीसरा क्या, मैकेनिकली सेपरेबल। अगर आप उसको सेपरेट करना चाहते हो, कार्बन को अलग निकालना चाहते हो, आयरन को अलग निकालना चाहते हो, तो जिस तरीके से आपने मिक्सिंग किया था बाय यूजिंग ऑफ आयरन और आयरन कार्बाइड डायग्राम ऑफ 0.4% ऑफ कार्बन को आप ऐड करके जब आप स्टील बनाए थे, तो उसी तरीके से आप टेम्परेचर स्केलिंग को बाइफरकेट करके आप अगेन इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो दीज आर द मेथड। अब कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं। इसका जो दूसरा मैंने जो डिफरेंस आपको बताया था, दूसरे डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स को अगर आपको देखना है, अगर उसके प्रोडक्ट को अगर आपको इंस्पेक्ट करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो आप वहां पे टाइट्रेशन मेथड का यूज करोगे। केमिस्ट्री का लैब में जाओगे और टाइट्रेशन मेथड का यूज करोगे और वहां पे आप नेकेड आई से भी चीजों को देख सकते हैं। सो यहाँ पे एलॉय के केस में, मटेरियल साइंस के केस में मेटलर्जिकल लैब में आपको जाना पड़ेगा और माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, और कंपाउंड्स के केस में आपको केमिस्ट्री लैब में जाना पड़ेगा और वहां पे टाइट्रेशन का यूज करना पड़ेगा और नेकेड आई से भी चीजें आपको दिखेंगी। डन, क्लियर। तो ये था पूरा का पूरा फेस की कहानी। चलिए अब पढ़ते हैं फेस के बारे में। जब हम जान चुके हैं तो अब हम पढ़ेंगे गिब्स फेस रूल, कि गिब्स फेस रूल कहता क्या चीज है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा गिब्स फेस रूल। और गिब्स फेस रूल से ही कनेक्शन पूरा का पूरा किसका है, गिब्स फेस रूल से ही कनेक्शन है पूरा का पूरा ये आइसोमॉर्फस सिस्टम या यूटेक्टिक सिस्टम या पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम या लेयर सिस्टम या आयरन एंड आयरन कार्बाइड डायग्राम।
तो मेरा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्टार्ट होगा गिब्स फेस रूल से, और वहां पे हम आइसोमॉर्फस सिस्टम और ये सारे के सारे जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए लेक्चर अब काफी बड़ा हो रहा है, तो अभी के लिए केवल हम यहां तक देखते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं गिब्स फेस रूल से, और पूरे के पूरे चैप्टर को कंटिन्यू में हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो ताकि वो मटेरियल साइंस का फुल एक्सेस बिल्कुल घर पे बैठे, बिल्कुल हेल्दी होके, बिल्कुल आइसोलेट होके, अपने हेल्थ की केयर करके अपने नॉलेज को भी इन्हांस करते जाएं, अपना टाइम वो वेस्ट ना करें। एंड थैंक यू अगेन to watching my video and to watching my this delivery of over this subject, and all the best for your preparation. Have a nice day.